नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुद्गल बायोलॉजी में। देखिए, हम इस चैनल पे बात करते हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस के बारे में और इसमें एक सीरीज़ चला रखी है हमने जिसमें हम शॉर्ट नोट्स से क्विक रिवीजन करते हैं, ठीक है? और मैं आपको बता दूँ कि ये जो शॉर्ट नोट्स हैं, ये वही शॉर्ट नोट्स हैं जिनसे मैंने पढ़ाई की थी और उन्हीं को मैं आपको एक्सप्लेन करने की यहाँ पे बात करता हूँ। मैंने कौन-कौन सी यूनिट करा दी वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने सेल बायोलॉजी को यहाँ पे क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमने जो जेनेटिक्स वाली यूनिट है उसको कंप्लीट कर लिया था। फिर तीसरे नंबर पे हमने किसको कंप्लीट किया तो इकोलॉजी और जो एनवायरमेंटल बायोलॉजी है उसको यहाँ पे अपन ने कंप्लीट कर लिया। फिर फोर्थ नंबर पे हमने डेवलपमेंटल बायोलॉजी को यहाँ पे क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक और मैंने डाला था जिसमें सारे लार्वा जो है एक पेज के अंदर आपको देखने के लिए मिल रहे थे। अब मैं बता दूँ कि ये शॉर्ट नोट्स आपको किस तरीके से मैंने बनाए हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें जो मैंशन किया वो 11-12 की एनसीईआरटी से मैंने ये शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। दूसरा आरबीएससी की जो बुक होती है वहाँ से मैंने कुछ मैटर लिया है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा वो है ग्रेजुएशन वाला पोर्शन। उसको मैंने सीबीएच की बुक को लाइन टू लाइन पढ़ा है। उसके बाद वहाँ से जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो मतलब क्वेश्चन जहाँ से बन सकता है और जहाँ से बना है क्वेश्चन, उसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। जो हमारी बीएससी जब हम करते हैं उसके अंदर जो बुक्स चलती हैं वहाँ से मैंने इस मैटर को उठाया है। आप क्या करें, जब आपने अब तक जो तैयारी की है उसमें आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे होंगे। अब जब आपको ये नोट्स की पीडीएफ मिलती है तो आप उसमें मैच करेंगे तो आपको कई सारे फैक्ट ऐसे देखने को मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिक वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। यहाँ से मतलब आपको एक लाइन से एक क्वेश्चन 100% देखने के लिए मिल जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, तो आप टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा हमने अपना व्हाट्सअप चैनल जो है वो भी बना दिया है। और एक बहुत खुशी की बात है वो मैं आपको बता दूं कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो 5500 प्लस सब्सक्राइबर यहाँ पे क्या हो गए, क्रॉस हो गए हैं। अगर आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहे तो हम बहुत जल्दी जो हमारा टारगेट है 10,000 सब्सक्राइबर का वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको करना कुछ नहीं है, अगर वीडियो अच्छी लगती है आपको तो आप लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इसको सब्सक्राइब करवाएं चैनल को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और बात करते हैं अपनी अगली यूनिट। आज की जो हमारी यूनिट रहने वाली है उसकी मैं आपको बता दूं, तो आज की हमारी यूनिट रहेगी वो ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट रहेगी। कौन सी यूनिट रहेगी, हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी वाली यूनिट रहने वाली है, जिसमें हम सारे ह्यूमन सिस्टम की बात करेंगे और शॉर्ट फॉर्म में हम सारे ह्यूमन सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज की हमारी यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी है और हम इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी कि नर्वस सिस्टम वाला सिस्टम पढ़ेंगे। फिर हम टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे, फिर हम डाइजेशन सिस्टम पढ़ेंगे, फिर एक्सक्रीशन पढ़ेंगे, फिर सर्कुलेशन सिस्टम और लास्ट में रेस्पिरेशन। ये सिस्टम आपके वहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। तो एक एक की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की यहाँ पे बात कर लेते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में एक मैंने यहाँ पे छोटा सा फैक्ट लिखा है कि जो एमएसएच हार्मोन होता है उसको अपन अवशेषी हार्मोन कहते हैं, ध्यान रखना। एमएसएच का मतलब होता है मेलेनोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि ये हार्मोन मेलेनोसाइट सेल्स को स्टिमुलेट करता है कि वो जो मेलेनिन होता है उसको बनाए। हम यहाँ पे न्यूरल सिस्टम की बात करते हैं कि न्यूरल सिस्टम किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहले हम बात कर लें जो तंत्रिका तंत्र होता है, यानी कि हमारा जो न्यूरल या नर्वस सिस्टम होता है वो एक्टोडर्मल होता है, यानी कि एक्टोडर्म से उसका निर्माण होता है। न्यूरल सिस्टम में दो पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, एक होता है सीएनएस, दूसरा होता है पीएनएस। सीएनएस की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस की फुल फॉर्म होती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यानी कि जो हमारा नर्वस सिस्टम बिल्कुल सेंटर में है उसको अपन सीएनएस कहते हैं। वो दो भागों से मिलकर बना है, एक होता है ब्रेन और दूसरी होती है स्पाइनल कॉर्ड, जिसको अपन मेरुरज्जु कहते हैं। दूसरा हम बात करते हैं यहाँ पे पीएनएस होता है, पीएनएस को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। सेंटर के अलावा जो भाग दूसरी तरफ निकले हुए हैं, यानी कि ये अगर सीएनएस है तो इसके दोनों तरफ जो भाग निकले हुए हैं उसको अपन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसके अंदर हमारी नर्व्स आती हैं, यानी कि तंत्रिकाएं आती हैं। तंत्रिकाएं दो प्रकार से हमने उनको डिवाइड किया है। पहला उत्पत्ति के आधार पर कि उनको उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, तो एक होती है क्रेनियल नर्व्स और दूसरी होती है स्पाइनल नर्व्स, यानी कि कहाँ से उनकी उत्पत्ति हो रही है। दूसरी हमने इनको डिवाइडेशन किया है कार्य के आधार पर। तो कार्य ये क्या करती हैं, क्या वो संवेदना को ग्रहण करती हैं, तो संवेदी कहते हैं हमने। जो मिश्रित होती हैं यानी कि जो संवेदना ग्रहण करती हैं और साथ के साथ कार्य भी करती हैं, प्रेरणा भी देती हैं, चालक भी होते हैं, उनको अपन मिश्रित कहते हैं। और तीसरी होती हैं चालक या फिर जो प्रेरक होते हैं, जो मसल्स को जाके क्या करती हैं, टारगेट करती हैं। ऐसे तीन प्रकार की कार्य के आधार पर होती हैं। जो चालक तंत्रिकाएं होती हैं उनको हमने आगे दो फर्दर डिवाइडेशन किया है। पहली होती है ऐच्छिक, जिन्हें हम अपनी इच्छाओं से करते हैं, और दूसरी होती है अनैच्छिक, जिन पे हमारी कंट्रोल नहीं होता, यानी कि हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। एक होती हैं वॉलेंट्री मसल्स और एक होती है इनवॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। और जो वॉलेंट्री होता है वो एसएनएस सिस्टम चलता है, यानी कि सोमेटिक नर्वस सिस्टम चलता है, कायिक तंत्रिका तंत्र जिसे अपन कहते हैं। और जो अनैच्छिक होती है इनवॉलेंट्री होती है उसमें ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम चलता है, जिसे अपन स्वात्य तंत्रिका तंत्र कहते हैं। जो स्वात्य तंत्रिका तंत्र होता है वो दो भागों में बटा हुआ होता है, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, कुछ हार्मोन्स के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है। हार्मोन्स के बारे में मैंने क्या लिखा है कि जो एडीएच हार्मोन है, ठीक है, वो अगर यदि कम हो जाएगा तो इससे बीमारी हो जाती है डायबिटीज इंसिपिडस।
ध्यान रखना। दूसरा होता है जो बर्थ हार्मोन होता है, तो बर्थ हार्मोन को ऑक्सीटोसिन कहते हैं, या फिर जो मिल्क रिलीजिंग हार्मोन है वो भी कौन सा है, ऑक्सीडेशन। कई बार अपन इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो सीधा ध्यान रखना। दूसरा होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो कि मिल्क मेकिंग हार्मोन होता है, ध्यान रखना। एक मिल्क रिलीजिंग हार्मोन है कौन सा, ऑक्सीटोसिन, और मिल्क मेकिंग हार्मोन है कौन सा, प्रोलैक्टिन। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना। आगे हम बात करते हैं, अगला हार्मोन है हमारे सामने थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन यदि कम हो जाएगा तो क्रेटिनिज्म नाम का एक रोग हो जाता है, जो कि बच्चों के अंदर होता है। इसको याद कैसे करेंगे, तो क्रेटिनिज्म भी सी से शुरू होता है और चाइल्ड भी सी से शुरू होता है। दूसरा, यदि थायरोक्सिन हार्मोन कम हो जाए और वो एडल्ट के अंदर यदि उसकी कमी हो जाए तो मिक्सोडीमा नाम का रोग हो जाता है, जो कि एडल्ट के अंदर हमें देखने को मिलता है। दूसरा, यदि थायरोक्सिन हार्मोन कम हो जाए तो उससे सिंपल गोइटर हो जाता है, जो कि महामारी के रूप में फैलता है। और तीसरा, यदि थायरोक्सिन हार्मोन बहुत ज़्यादा मात्रा में बनने लग जाए, यानी उसकी ज़्यादा मात्रा बनने लग जाए, तो ग्रेव डिजीज हो जाती है, जिसको एक्सोथेल्मिक गोइटर भी कह देते हैं। इसमें जो आंखें होती हैं पर्सन की वो बाहर निकलने लग जाती है, मोटी मोटी आंखें, और आदमी डरावना लगने लग जाता है। दूसरा होता है पैराथायरॉन हार्मोन, जो कि पैराथायरॉयड ग्रंथि से निकलता है। ये क्या करता है, कैल्शियम को मॉनिटरेट करता है, यानी कि ब्लड के अंदर जो कैल्शियम लेवल है उसको बैलेंस करने का काम करता है। यदि ये हाइपर यानी कि ज़्यादा मात्रा में निकलने लग जाए तो कैल्शियम जो है ब्लड के अंदर वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा और बोन की डेंसिटी बढ़ने लग जाएगी। दूसरा, यदि हाइपो हो जाए, कम हो जाए, तो कैल्शियम की मात्रा जो है कम हो जाएगी ब्लड के अंदर। कैल्शियम की मात्रा जब कम हो जाएगी तो हमारी हड्डियाँ कमजोर होने लग जाएंगी। वापस अपन आते हैं किसके ऊपर, तंत्रिका तंत्र के ऊपर, जिसमें अपन न्यूरॉन्स की बात करते हैं। तो जो न्यूरॉन्स होते हैं उसमें देखना, डेंड्रोइड्स और एक्सोन को मिला के अपन न्यूराइड्स कहते हैं। आगे इनके अंदर सेंट्रियोल जो है वो एब्सेंट होता है, लेकिन साइटोन में क्या पाया जाता है, न्यूरोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं, जो कि सारे चीज़ें कंट्रोल करते हैं। आगे बढ़ते हैं, जब अब उम्र बढ़ती जाती है किसी भी व्यक्ति की, तो जो उसका साइटोन होता है, यानी कि जो जो कोशिका, या फिर मैं कह रहा हूँ केंद्रक जो होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसके जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें लाइपोफुस्चिन नामक वर्णक का ही जमाव हो जाता है। कौन सा वर्णक है, तो लाइपोफुस्चिन नामक वर्णक का जमाव हो जाता है। ये वर्णक क्या करता है, ये पिगमेंट क्या करता है, इंटरफेज में ही सेल डिवीजन को स्टॉप कर देता है। जब इंटरफेज में ही सेल डिवीजन स्टॉप हो जाएगा तो आगे सेल डिवीजन हो ही नहीं पाएगा, यानी कि यहाँ पे तैयारी ही नहीं हो रही है सेल डिवीजन की, और जब तैयारी नहीं होगी तो आगे सेल डिवाइड नहीं कर पाएंगी, जिससे क्या होता है कि उसका तंत्र का तंत्र आगे विकास नहीं कर पाता। कई बार उम्र बढ़ने पर जो हम देखते हैं कि हमारी मेमोरी कमजोर हो जाती है या फिर चीज़ें आदमी भूलने लग जाता है, तो उसका कारण यही है कि लाइपोफुस्चिन नामक वर्णक क्या हो जाता है, जमाव हो जाता है, जो कि इंटरफेज में ही सेल डिवीजन को स्टॉप कर देता है। आगे हम बात करते हैं तो एक्सोन वाला पार्ट होता है, जो कि एक्सोन हिलांक पॉइंट पर साइटोन से जुड़ता है। आगे हम बात करते हैं, जो स्वान सेल होती हैं उनमें माइलिन सिक्रेट करती हैं। वो क्या करती हैं, माइलिन का सिक्रेशन करती हैं। और जो नॉन कॉन्टिन्यूस वाला पार्ट होता है उसको अपन रेनवियर नोड कहते हैं, यानी कि छोटे छोटे पॉइंट्स बनते हैं उनको अपन रेनवियर नोड कहते हैं। ठीक है, जो नॉन पोलर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं उसको वो सिलेंट्रेटा के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, और जो यूनिपोलर पाए जाते हैं वो आरंभिक जो भ्रूणीय अवस्था होती है, यानी कि जो इनिशियल एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है उसके अंदर यूनिपोलर जो आपके न्यूरॉन्स है वो पाए जाते हैं। आपको पता होगा न्यूरॉन्स के टाइप कौन कौन से हैं, तो यूनिपोलर होता है, नॉन पोलर होता है, बाईपोलर होता है, स्यूडो यूनिपोलर होता है और मल्टीपोलर होता है। तो वो सारे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिख लिए थे, ठीक है। अब स्यूडो यूनिपोलर होता है वो डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन में पाया जाता है। जो बाईपोलर होता है इंपॉर्टेंट है, वो आइज में पाया जाता है, रेटिना में, ठीक है। और मल्टीपोलर होता है वो मोस्टली न्यूरॉन जो होते हैं वो मल्टीपोलर होते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा जिसके एक्सोन होते हैं उसकी हम पोलो की बात करते हैं वहाँ पे। अब हम ब्रेन की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगला पार्ट है हमारा ब्रेन। ब्रेन जो है वो क्रेनियम बॉक्स के अंदर फिक्स रहता है या फिर सुरक्षित रहता है। तो उसके जो क्रेनियम बॉक्स है वो 8 कुछ जो हड्डियाँ होती हैं उनसे मिलकर बना हुआ होता है। फ्रंटल हड्डी होती है वो एक होती है, जो पैराइटल होती हैं वो 2 होती हैं, ऑक्सीपिटल है वो 1 होती है, जो टेम्पोरल बोन है वो 2 होती हैं, स्फिनोइड जो बोन है वो 1 होती है, और एथिमोइड जो बोन होती है वो 1 होती है, ठीक है। जो ब्रेन मेनेंजेस होती हैं, यानी कि जो ब्रेन की लेयर्स होती हैं, जो उसकी कवरिंग रहती है, तीन परत पाई जाती हैं, 3 लेयर्स पाई जाती हैं, जो कि डीएपी इस प्रकार से रहती हैं। इनकी इनको मैंने बाहर से अंदर की तरफ जमाया है, डीएपी। कई बार इनका क्रम ही पूछ लेता है पेपर के अंदर, तो बाहर से अंदर की तरफ ये मैंने क्रम जमाया है। इनके नाम की बात करें तो डी से ड्यूरामेटर बनता है, ए से एरेक्नोइड बनता है और पी से पायामेटर बनता है। ये 3 इनके नाम है जो कि मैंने बाहर से अंदर की तरफ जमाया है इनको। आगे हम बात करते हैं जो नवजात शिशु होते हैं उनमें क्रेनियम बॉक्स की जो बोन होती है उनके बीच में स्पेस पाया जाता है, उसको अपन फोंटानेल्स या फोंटावेल्स कह देते हैं। आगे हम बात करते हैं तो इनके बीच में कुछ फ्लूइड भरे हुए रहते हैं, ठीक है। फ्लूइड की हम बात करें तो ये कौन सी है, एरेक्नोइड है, और पी कौन सी है, पायामीटर। इनके बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसको अपन सब एरेक्नोइड स्पेस कहते हैं। मैं कह रहा हूँ बाहर से अंदर की तरफ बात कर रहा हूँ, तो बाहर कौन सी है, एरेक्नोइड है, और पीछे कौन सी है, पायामीटर है। तो मैंने कहा सब एरेक्नोइड। सब एरेक्नोइड का मतलब है कि एरेक्नोइड के नीचे स्पेस पाया जा रहा है, उसके अंदर CSF भरा हुआ रहता है, ठीक है। CSF की मात्रा की बात करें तो 90 से लेकर 200 ml इसकी मात्रा रहती है। CFS का जो श्रावण है वो कोरोइड प्लेक्सस करता है। इसके बाद बात करें ड्यूरामीटर है, और ड्यूरामीटर के बाद कौन सी आती है, एरेक्नोइड आती है। तो ड्यूरामीटर और एरेक्नोइड के बीच में जो कैविटी पाई जाती है उसको अपन सब ड्यूरल कैविटी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये ड्यूरल के नीचे है और इसमें भरा रहता है, उसको अपन सीरस फ्लूइड कह देते हैं।
आगे हम बात करते हैं तो देखिए मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, एक प्रोएंसेफेलॉन होता है, दूसरा मेसेंसेफेलॉन होता है और चौथा रोम्बेनसेफेलॉन होता है। सबसे पहले अपन जो प्रोएंसेफेलॉन होता है उसको फोर ब्रेन कहते हैं, मेसेंसेफेलॉन को मिड ब्रेन कहते हैं और रोम्बोसेफेलॉन को हैंड ब्रेन कहते हैं। जो फोर ब्रेन होता है उसको अपन प्रोएंसेफेलॉन कह रहे थे, उसके 2 भाग होते हैं, पहला होता है टेलेनसेफेलॉन, दूसरा होता है डायनसेफेलॉन। टेलेनसेफेलॉन होता है उसमें अपन ओल्फैक्टरी लूप्स देखने को मिलती है और दूसरा होता है उसका सेरेब्रम वाला भाग होता है, ठीक है, जिसे प्रेमस्तिष्क कहते हैं। इसके बाद डायनसेफेलॉन होता है, उसमें थैलेमस होता है, एपिथैलेमस होता है और हाइपोथैलेमस होता है, ये तीनों डायनसेफेलॉन के भाग होते हैं। फिर मिड ब्रेन की हम यहाँ पे बात करें तो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना एक भाग होता है, दूसरा क्रूरा सेरेब्राई और सेरेब्रल पेडंकल होता है, ये 2 भाग इसके होते हैं मिड ब्रेन के। इसके बाद हम बात करें जो हिंड ब्रेन होता है, इसमें एक मेटेनसेफेलॉन होता है और मेडुला ऑब्लांगेटा होता है। मेटेनसेफेलॉन की बात करें तो इसमें एक पोन्स बिलाई पाया जाता है, ठीक है, जैसे अपन पोन्स भी कह देते हैं कई बार। और दूसरा इसका भाग होता है सेरेबेलम, ठीक है, सेरेबेलम होता है जो कि हमारा बैलेंस यानी कि संतुलन बनाने का काम करता है। इसके बाद हम हिंड ब्रेन की बात करें तो इसका दूसरा भाग होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। आगे बढ़ते हैं अपन, अब एक एक भाग की बात करते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो सेरेब्रम से सीधा सीधा कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं उनकी मैं यहाँ से बात करता हूँ। तो ये सबसे बड़ा भाग होता है मस्तिष्क का, एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है। दूसरा, दोनों लोब्स जो होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं, तो वो कॉर्पस कैलोसम से जुड़े होते हैं, कार्पस कैलोसम से ये जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बनता है। इसके बाद इनका जो अगला भाग होता है उसको अपन जनु कहते हैं हिंदी के अंदर। इसका जो पिछला वाला भाग होता है उसको एपिलीनियम कहा जाता है। इसकी जो निचली सतह पर एक जोड़ी फॉर्निक्स पाए जाते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करें जो सेरेब्रम होता है उसका आउटर वाला पार्ट और इनर वाला पार्ट। जो आउटर वाला पार्ट होता है उसके अंदर ग्रे मैटर पाया जाता है क्योंकि वहाँ पे माइलिन शीथ एब्सेंट रहती है, इसलिए उसको अपन ग्रे मैटर कहते हैं। जो उसका इनर वाला पार्ट होता है उसको व्हाइट मैटर कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे माइलिन प्रेजेंट रहती है, ठीक है। इसके बाद सेरेब्रम के अंदर लोब्स पाई जाती है जहाँ से 101% पेपर के अंदर क्वेश्चन बनता ही बनता है। लोब्स तो देखिए फ्रंटल लोब होती है, पैराइटल लोब होती है, ऑक्सीपिटल लोब और टेम्पोरल लोब होती है। तो देखिए जो फ्रंटल लोब होती है वो कि स्पर्श के लिए यानी कि टच के लिए, दाव के लिए यानी प्रेशर के लिए और तापमान के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, यानी कि इसकी संवेदना हमें ग्रहण कराती है। ध्यान रखना, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनता है। और पैराइटल जो लोब्स होती है वो कि स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है जहाँ के ब्रोका एरिया पाया जाता है। ये पेपर के अंदर पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे तो 100% पूछा गया है। दूसरी जो ऑक्सीपिटल लोब होती है वो कि ऑप्टिकल और ऑसिपिटल के लिए जिम्मेदार होती है। अगली जो टेम्पोरल बोन होती है वो स्मेल के लिए और हियर के लिए यानी सुनने के लिए और सूंघने के लिए काम आती है। 3 खांच पाई जाती है, पहली होती है सेंट्रल सल्कस, दूसरी होती है लेटरल सल्कस और तीसरी होती है पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस। ये 3 खांच पाई जाती हैं। आगे हम बात करते हैं जो एपिथैलेमस वाला भाग होता है वहाँ पे पीनियल ग्लैंड उपस्थित होती है। जो थैलेमस वाला भाग होता है वहाँ पे ऑप्टिक काइज्मा का निर्माण होता है। तीसरा जो हाइपोथैलेमस होता है वहाँ पे पीयूष ग्लैंड जुड़ी होती है, यानी पीयूष ग्रंथि जुड़ी हुई अवस्था में रहती है। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ये पेपर के अंदर कितनी बार पूछा गया है, PYQ है, ध्यान रखना। ये क्या करता है, ताप का नियमन करता है, ये भी पेपर के अंदर पूछा जाता है, इसलिए इसको थर्मोस्टेट कहते हैं। दूसरा, ये भूख प्यास का केंद्र होता है, ये भी पेपर के अंदर पूछा जाता है। हाइपोथैलेमस से क्वेश्चन बनता है। हो सकता है आपकी बार ये पेपर में पूछ लिया जाए कि लिम्बिक सिस्टम का निर्माण में कौन सहायक होता है, तो हाइपोथैलेमस उसकी सहायता करता है। आगे हम बढ़ते हैं, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना क्या होता है। तो देखिए कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना क्या होती है, 2 भागों से मिलकर बनी हुई होती है। इसमें 2 लोब होती हैं मोस्टली, ठीक है। ये इधर वाली जो लोब है इसको कार्पोरा बाइजेमिना कहते हैं दोनों को, ठीक है। आगे हम बात करें इसकी जो ऊपर की तरफ 2 लोब पाई जा रही है इसको अपन सुपीरियर कॉलिक्यूलाई कहते हैं जो कि देखने में सहायक होती है, और नीचे का जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसको इन्फीरियर कॉलिक्यूलाई कहते हैं जो कि सुनने में सहायक होती है। ध्यान रखना, इसमें सीधा क्वेश्चन ये बनता है कि कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना का कौन सा भाग देखने में सहायक होता है। वहाँ पे ये ऑप्शन पूछा जाएगा तो सुपीरियर कॉलिक्यूलाई आपको ध्यान रखना है, और सुनने में सहायक होता है वो इन्फीरियर कॉलिक्यूलाई होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन सेरेबेलम वाली भाग की बात कर लेते हैं। तो इसका जो मुख्य कार्य है पेपर में वही पूछा जाता है। उसका मुख्य कार्य होता है शारीरिक संतुलन करना, यानी कि हमारे शरीर को बैलेंस बनना। इसके बाद इसको छोटा प्रेमस्तिष्क बोला जाता है। जो दोनों गोलार्ध होते हैं वो बर्मेश से जुड़े होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद बात करें इसके अंदर जो आउटर होता है वो ग्रे पार्ट होता है और इनर होता है उसको अपन व्हाइट मैटर कहते हैं, ठीक है। इसको मैंने किस प्रकार से याद किया था, ओजी बलम, ठीक है, ओजी बलम से मैंने याद किया था। ओ का मतलब होता है आउटर, जी का मतलब है ग्रे, और बलम यानी कि वेलम, सेरी वेलम के अंदर कैसा पार्ट होता है, तो आउटर जो है ग्रे होता है। आगे बात करते हैं ये दोनों जो पार्ट होते हैं यानी कि इनर और आउटर जो मैटर होते हैं इनको ट्री या फिर अर्वर बिटाई बोला जाता है। आगे बात करते हैं जो सेरिबेलम होता है वो कि पुरकिंजी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, गोल्जी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है या फिर बास्केट कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। आगे हम बात करते हैं पोन्स वेरोलाई की, ठीक है। पोन्स वेरोलाई की मैंने बात की थी, उसको पोन्स वेरोलाई की बात करते हैं। तो ये न्यूमोटॉक्सिक सेंटर यहाँ पे प्रेजेंट पाए जाते हैं। ये पेपर के अंदर पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखेंगे। इसके अलावा चबाने का काम हो गया, लार के श्रवण का कार्य हो गया, तो ये पोन्स वेरोलाई ये काम करता है। आगे हमारा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट आ जाता है जो कि मेडुला ऑब्लांगेटा है। हर बार पेपर में क्वेश्चन बनता ही बनता है। यहाँ से बनता है अनैक्षिक क्रियाओं का नियंत्रण, ये भी पेपर के अंदर पूछा जाता है। पश्च कोरोइड प्लेक्सस यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। फोरामेन मैग्नम द्वारा स्पाइनल कोर्ड से ये जुड़ा हुआ रहता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। इसके बाद रेस्पिरेशन और आंतरिक अंगों की गतियाँ, हृदय की धड़कन का नियंत्रण, ये फैक्ट है जो कि पेपर के अंदर पूछा जाता है 100%। इसके बाद इसकी जो गुहा होती है उसको मेटोसील गुहा कहते हैं। मिड ब्रेन
और मेडुला ऑब्लांगेटा और पोन्स वेरुलाई को मिलाकर अपन ब्रेन स्टेम कह देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर के अंदर। आगे हम बात करते हैं लिम्बिक सिस्टम बनता है। लिम्बिक सिस्टम के अंदर क्या होता है, इसको अपन इमोशनल ब्रेन कहते हैं, ये भी पेपर के अंदर पूछा जाता है। इसका निर्माण होता है वो हाइपोथैलेमस से होता है। ये क्या करता है, भावनाओं का नियंत्रण करता है, यानी कि हमारी फीलिंग्स पर कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो सेक्सुअल इमोशंस होते हैं वो कहाँ से बनते हैं, हमारे लिम्बिक सिस्टम से ही बनते हैं। इसके जो भाग होते हैं तो देखना, हिप्पोकैम्पल पालियां इसके अंदर पाई जाती हैं, एमिगडेला इसका भाग होता है, आधारी गुच्छक इसका भाग होता है, मेमोरी बॉडी इसका भाग होते हैं, और सेप्टल न्यूक्लियाई इसका भाग होता है। ये इसके 5 भाग होते हैं। आगे हम बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की। स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो देखिए, भ्रूणीय विकास के दौरान मेरुदंड की जो लंबाई है वो तेजी से बढ़ती है। अगला, इसका जो आउटर वाला पार्ट होता है वो व्हाइट होता है और इनर वाला पार्ट ग्रे होता है। हमने जो ऊपर सेरेब्रम और सेरेबेलम देखे थे उनका हमने क्या याद किया था, ओजी बलम। ठीक है, यानी कि जो आउटर पार्ट होता है वो ग्रे मैटर से बना होता है, जो सेरेब्रम और सेरेबेलम दोनों का सेम था, और इनर वाला पार्ट था वो व्हाइट मैटर से बना हुआ था। यहाँ पे क्या है, ये जस्ट उसका अपोजिट है, तो इस तरीके से आपको याद करना होगा। आगे हम बात करते हैं इसकी जो एवरेज लेंथ होती है वो 42 से 55 सेंटीमीटर होती है। इसका जो अंतिम वाला भाग होता है वो कोनस मेडुलेरिस होता है। अंतिम जो शिरा होता है वो फाइलम टर्मिनल होता है। इसकी जो L2 और L3 वाली यानी कि जो लंबर वर्टिकल कॉलम होता है उसके बीच वाले भाग से मेरु रज्जु से जुड़ी तंत्रिका मेरुदंड से बाहर निकलती हैं। ठीक है, और ये जो तंत्रिकाएं बाहर निकलती हैं ये घोड़े के पूंछ के समान दिखाई देती हैं, इसलिए इसको कोंडा इक्विना कहते हैं। ये पेपर के अंदर आ सकता है। आगे, मेरु रज्जु की जो पृष्ठीय सतह पर जो मेरु तंत्रिकाओं की संवेदी शाखा निकलती है, और मेरु रज्जु की जो अधर सतह होती है वहां से चालक शाखा निकलती है। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद जो रिफ्लेक्स एक्शन है उसको मार्शल हॉल ने खोजा था सबसे पहले। इसके बाद हम यहाँ पे नर्व्स की बात कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नर्व्स जो होती हैं वो क्रेनियल नर्व्स होती हैं। सबसे पहले हम बात करें तो क्रेनियल नर्व्स हमारी बॉडी में जो है 12 जोड़ी पाई जाती हैं। एक एक का नाम आपको ध्यान रखना है, और यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन सीधा ये बनता है कि कौन सी आपकी मिक्स्ड नर्व है, कौन सी सेंसरी नर्व है और कौन सी आपकी मोटर नर्व है, केवल ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और दूसरी होती है स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स होती है हमारी कितनी, 31 जोड़ी होती हैं। यहाँ पे इनकी भी हम बात करेंगे। सबसे पहले अपन क्रेनियल नर्व्स की बात कर लेते हैं जो कि कितनी होती है, 12 जोड़ी। 12 जोड़ी देखना, सबसे पहले ऑल फैक्ट्री होती है जो कि टेम्पोरल लोब में पाई जाती है। ऑप्टिक नर्व होती है जो कि ऑक्सीपिटल लोब में पाई जाती है। ऑक्यूलोमोटर होती है जो कि आईबॉल नर्व सेल्स को कंट्रोल करती है। ट्रोक्युलर होती है जो कि सबसे छोटी होती है, सबसे पतली होती है। ये फैक्ट है, ध्यान रखना। ट्राइजेमाइनल होती है जो कि सबसे ज़्यादा क्षेत्र में फैली हुई रहती है। ट्राइजेमाइनल क्या होती है, सबसे ज़्यादा क्षेत्र में फैली रहती है। एब्डसेंस होती है जो कि आई बॉल की गति को कंट्रोल करती है। फिर फेशियल नर्व्स होती हैं, फिर वेस्टिबुलर कॉक्युलर नर्व होती है, फिर ग्लोसोफेरेंजियल नर्व होती है, फिर वेगस नर्व होती है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे लंबी क्रेनियल नर्व है, ध्यान रखना। अभी मैं आपको बताऊंगा ये कौन सी है, सबसे लंबी क्रेनियल नर्व है, ध्यान रखना। दूसरा, इसको भटकने वाली तंत्रिका भी कहा जाता है। ये पेपर के अंदर पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। इसके बाद स्पाइनल एसेसरी होती हैं और हाइपोग्लोसल एक 12वीं नंबर की जो क्रेनियल नर्व्स है वो होती है। अब इनको याद कैसे करेंगे तो देखना, मैंने एक ट्रिक बनाई है छोटी सी कि जो पसंद मिक्स्ड, ठीक है, यानी कि पसंद, मैंने क्या लिखा, पसंद, यानी कि जो मिक्स चीज़ होती है वो हमें पसंद होती है। हम एक ही चीज़ खाते रहते हैं, खाने में देख लीजिए, पहनने में देख लीजिए, किसी भी चीज़ में देख लीजिए, तो हम एक ही चीज़ को देखते हैं तो बार बार बोर हो जाते हैं, इसलिए हमेशा मिक्स चीज़ें हमें पसंद आती हैं। तो पसंद को मैंने किस तरीके से याद किया है, देखिए, 5 को अपन इंग्लिश में लिखेंगे तो P लिखेंगे, 7 को इंग्लिश के अंदर लिखेंगे तो 7 S लिखेंगे, फिर 9 को अपन लिखेंगे तो 9 लिखेंगे या फिर 9 लिखेंगे। इसके अलावा हम 10 को लिखेंगे तो D लिखेंगे। इसको मैंने एक साथ जोड़ दिया, पसंद, PSND, 5 7 9 10। तो ये कौन सी होती है, मिक्स्ड होती है, ध्यान रखना। आगे हम बात करते हैं सेंसरी। सेंसरी के लिए कौन सी है तो 128 GB आपको ध्यान रखना है। 128 का मतलब पहली, दूसरी और 8वीं। बाकी की जितनी भी रह जाती हैं वो सब कौन सी हैं, तीसरी, चौथी, छठी, 11वीं, 12वीं, वो सारी कौन सी हैं, मोटर है। तो आपको 2 याद रखनी है, पसंद, सेंसरी। सेंसरी 128 GB। इसको आप कैसे याद करेंगे, जब हम किसी भी सेंसर की बात करते हैं तो वो कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, और 128 GB की मेमोरी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं स्पाइनल नर्व्स की, जो कि कितनी होती है, 31 जोड़ी होती हैं। जैसे कि हम सर्विकल की बात करें तो 8 जोड़ी होती हैं, थोरेसिक की बात करें तो 12 जोड़ी होती हैं, लंबर की बात करें तो 5 जोड़ी होती हैं, और सैक्रल की बात करें तो 5 जोड़ी होती हैं, और कॉक्सियल की बात करें तो 1 जोड़ी होती है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी होती है, तो सबसे लंबी तंत्रिका होती है सियाटिका तंत्रिका, जो कि हमारी कमर से लेकर एडी तक फैली हुई रहती है। कई बार जो डिजीज हो जाती है वो भी सियाटिका तंत्रिका से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो ये कौन सी नर्व है सबसे लंबी तंत्रिका, ये क्रेनियल नर्व्स के अंदर आती है। और आपसे जो आपसे पूछा जाए कि क्रेनियल नर्व सबसे लंबी कौन सी है तो आपको वेगस नर्व का नाम लेना है, और सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी है तो सियाटिका तंत्रिका आपको वहाँ पे करेक्ट करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपन तंत्रिकीय संचरण की यहाँ पे बात करते हैं। तो तंत्रिकीय संचरण आपने कई बार पढ़ लिया होगा, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन बनता है मैं उसकी बात करूंगा केवल और केवल। ठीक है, देखिए, स्नेप्सिस जो होते हैं उनकी खोज की थी चार्ल्स सैरिंगटन ने। क्या होता है स्नेप्सिस, आपको पता होगा, यहाँ पे 2 न्यूरॉन्स जुड़ते हैं उसको स्नेप्सिस कहते हैं। कुछ न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से होते हैं तो एसिटिल कोलिन होता है, सेरोटोनिन होता है, डोपामिन होता है, कुछ ऐसे होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था तो ओटो लेवाई नाम के साइंटिस्ट ने बताया। कुछ न्यूरो इनहिबिटर्स होते हैं जिसमें गाबा आता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है तो तंत्रिकीय संचरण के लिए जिन आयन की आवश्यकता होती है उसमें कैल्शियम आयन सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर एक होता है पोलराइजेशन, दूसरा होता है डीपोलराइजेशन, और तीसरा होता है रिपोलराइजेशन। पोलराइजेशन में एक्चुअल में होता क्या है तो 3 जो सोडियम आयन होते हैं वो बाहर जाते हैं और 2
पोटेशियम आयन अंदर आते हैं। ठीक है, अब देखना डीपोलराइजेशन में क्या होता है, तो सोडियम आयन अंदर की तरफ आते हैं और रिपोलराइजेशन में क्या होता है, पोटेशियम आयन बाहर जाते हैं। तो इसको याद कैसे करोगे आप, डीपोलराइजेशन के लिए मैंने क्या बनाया था, डीएनए अंदर, डीएनए अंदर, यानी कि जो एनए होता है सोडियम वो अंदर की तरफ आता है, उसको अपन डीपोलराइजेशन कहते हैं। तो डीएनए अंदर आएगा तो दूसरा जो आर के है वो कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। ठीक है, और इसको आप इस तरीके से याद करते हैं, 3 सोडियम बाहर जाएंगे तो 2 पोटेशियम अंदर आएंगे। आगे बात करते हैं, एक अपना सॉल्टेटरी संचरण होता है। सॉल्टेटरी संचरण का मतलब क्या होता है कि एक रेनवियर नोड से 2 रेनवियर नोड पर कूदते हुए जाते हैं, यानी कि जैसे मान के चलिए ये हमारे रेनवियर नोड्स हैं, एक्सोन की मैं यहाँ पे बात करूँ, ये हमारे रेनवियर नोड्स हैं। यहाँ पे संचरण मान के चलिए हमारा एक जो संवेदना थी वो यहाँ पे थी, अब वो संवेदना यहाँ पे पहुँचेगी, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचेगी, यहाँ से यहाँ पहुँचेगी, यानी कि कूदती हुई अवस्था में जाएगी, बजाय किसके, यहाँ से इस तरीके से ना जाके कैसे जाएगी, कूदती हुई अवस्था में जाएगी, तो उसको अपन सॉल्टेटरी संचरण कह देते हैं। इस तरीके से हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो कंप्लीट हो गया। आगे हम बात करेंगे किसके बारे में, टिश्यू सिस्टम के बारे में। आगे हम बढ़ते हैं टिश्यू सिस्टम की, यहाँ पे बात करते हैं यानी ऊतक तंत्र की बात करेंगे। तो एनिमल टिश्यू के 4 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, देखिए सबसे पहले होता है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक, तीसरा होता है मस्कुलर टिश्यू यानी कि पेशीय ऊतक, और चौथा होता है न्यूरल टिश्यू यानी कि तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तंत्रिका तंत्र में। आगे हम पहले टिश्यू से शुरू करते हैं एपिथेलियल। एपिथेलियल जो शब्द है वो रियूश नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। ये क्या होता है, भ्रूण अवस्था में बनने वाला सबसे पहले बनता है ये, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू। ये 2 प्रकार का होता है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होता है और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू होता है। सिंपल का मतलब है सिंगल लेयर ऑफ सेल, यानी एक सिंगल परत बनेगी कोशिकाओं की, उसे अपन सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। यदि एक से ज़्यादा लेयर बन रही हैं कोशिकाओं की तो उसे अपन क्या कहेंगे, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू कहेंगे। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो है वो 3 प्रकार का होता है, पहले होता है स्क्वेमस, दूसरा होता है क्यूबोइडल और तीसरा होता है कॉलीमिलर, यानी कि इनकी जो सेल हैं उन सेल की आकृति के आधार पर हमने इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया है। हम बात करें स्क्वेमस की, स्क्वेमस में क्या होता है कि फ्लैट कोशिकाएं होती हैं और इरेगुलर इनकी क्या होती हैं, बाउंड्रीज होती हैं। दूसरा इनका फंक्शन की बात करें तो विषण यानी कि डिफ्यूजन इनका क्या होता है, फंक्शन होता है, यानी कि डिफ्यूजन के काम आती हैं। आगे बात करें ये कहाँ पाई जाती हैं, तो ये ब्लड वेसल्स के अंदर पाई जाती हैं, हार्ट बॉल के अंदर पाई जाती हैं, एयर सैक्स ऑफ लंग्स के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि इनके क्वेश्चंस किस प्रकार से बनते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें तो इनके फंक्शन से क्वेश्चन बनता है कि कौन से जो एपिथेलियल टिश्यू हैं वो क्या फंक्शन करते हैं, पहली बात। दूसरा, यदि मैं बात करूं कि इनकी प्रेजेंट से पाई जाती हैं कि ये कहाँ उपस्थित होते हैं, तो ये नीचे वाली चीज़ें हैं, केवल यहीं से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, शेप से कभी भी इनका क्वेश्चन नहीं बनता, क्योंकि नाम से ही हमें इनके शेप के बारे में पता चल जाता है। आगे बात करते हैं क्यूबोइडल क्या होता है, तो क्यूबोइडल जो इनकी शेप होती है वो क्यूब लाइक इनकी शेप होती है। ठीक है, आगे बात, इनको घनाकार कहते हैं हिंदी के अंदर। यदि हम इनके फंक्शन की बात करें तो सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो श्रवण होता है, श्रवण ये वाला श्रवण, ठीक है, और दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण, ये इनका फंक्शन होता है। सीधा पेपर के अंदर पूछा जाता है कि कौन सा ऊतक जो है वो श्रवण और अवशोषण के लिए उत्तरदायी है। आगे बात करते हैं तो ये कहाँ पाया जाता है, तो ये ग्लैंड्स की जो डक्ट्स होती हैं वहाँ पे पाया जाता है। ये PYQs के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना। इसके बाद ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन के अंदर ये पाया जाता है, ये भी प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बात करते हैं कि ये जो कॉलमुलर होती हैं ये कैसी होती हैं, तो ये जो टॉल होती हैं और सिलेंडर लाइक होती हैं, यानी कि इनकी जो न्यूक्लियस होता है वो कहाँ पाया जाता है, बेस के अंदर पाया जाता है। ये खास बात है इनकी, और ये प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि आधारीय केंद्रक किन कोशिकाओं या फिर किन ऊतकों के अंदर पाया जाता है। तो कॉलमुलर सिंपल एपिथेलियल कोशिका, सॉरी ऊतक का जो फंक्शन है कि इनका केंद्रक कहाँ पाया जाता है, आधार में पाया जाता है, और इनका केंद्रक बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है, बीच में पाया जाता है। यदि इनके फंक्शन की बात करें तो सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन ही इनका फंक्शन होता है। ये कहाँ पाए जाते हैं, तो स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है। यहाँ से भी प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, कनेक्टिव यानी कि संयोजी ऊतक की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो ये 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और तीसरा होता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। यदि हम लूज की बात करें तो इसमें 2 प्रकार के होते हैं, एरियुलर होता है और एडिपोज होता है। एरियुलर क्या करता है, सपोर्ट देने का काम करता है। एडिपोज का काम है वसा संग्रहण, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बना भी है। एरियुलर कहाँ पाया जाता है, तो बोन मैरो के अंदर पाया जाता है, ग्लैंड्स में पाया जा रहा है और मसल्स के अंदर पाया जाता है। दूसरा एडिपोज टिश्यू जो वसा संग्रहण के काम करता है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा ऊतक है जिसके अंदर वसा संग्रहित होती है, तो एडिपोज टिश्यू है जिसके अंदर क्या होती है, वसा संग्रहित होती है। PYQs के अंदर देखेंगे तो एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। कहाँ पाया जाता है, तो किडनी में पाया जाता है और हार्ट की जो चारों तरफ बॉल पाई जाती है उसके अंदर ये देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं घना कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या होता है, तो ये 2 प्रकार का होता है, एक व्हाइट कोलेजन होता है और येलो एलास्टिन होता है। व्हाइट कोलेजन क्या करता है, टेंडन का फॉर्मेशन करता है, और येलो एलास्टिन जो है वो लिगामेंट का फॉर्मेशन करता है। टेंडन क्या होता है, जो बोन और मसल्स जहाँ जुड़ती हैं उसको अपन टेंडन कहते हैं, और बोन जहाँ आपस में जुड़ती है वहाँ पे क्या पाए जाते हैं, लिगामेंट पाए जाते हैं। ठीक है, वापस देखना, बोन और मसल्स जहाँ पे जुड़ती है वो टेंडन होता है, टेंडन कहलाता है, और जहाँ पे बोन जुड़ती है वहाँ पे लिगामेंट या फिर वो लिगामेंट कहलाता है। ध्यान रखना, सीधा क्वेश्चन बनता है कि अस्थि से अस्थि को जोड़ने वाला जोड़ क्या कहलाता है, तो लिगामेंट कहलाता है। ठीक है, और अस्थि को पेशी से जोड़ने वाला जोड़ क्या कहलाता है, तो टेंडन कहलाता है। तो ये आपको समझ में आ गया। आगे बात करते हैं अपन स्पेशलाइज्ड की। स्पेशलाइज्ड में क्या होता है, तो देखना, सबसे पहले स्केलेटन होता है यानी कंकाल, फिर संवहनी ऊतक होता है, और लास्ट में होता है वर्णकी यानी पिगमेंट वाला।
हम यहाँ पे बात करें स्केलेटन में, तो हमारी हड्डियाँ आती हैं जो कि ऑस्टियोसाइट कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। दूसरा आता है कार्टिलेज। कार्टिलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हम संवहनी की बात कर लेते हैं। तो संवहनी में देखिए रक्त संवहनी ऊतक होता है, दूसरा लिम्फ होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं वर्ण की। तो वर्ण की क्या होता है कि ये नेत्र और त्वचा के रंग के लिए क्या है, जिम्मेदार है। आगे बात करते हैं कार्टिलेज की बात करते थे, तो कॉन्ड्रियोसाइट कोशिकाओं से बनता है। बोन जो होती है वो ऑस्टियोसाइट कोशिकाओं से बनती है, और कार्टिलेज जो है वो कॉन्ड्रियोसाइट कोशिकाओं से बनता है। कार्टिलेज जो है वो 3 प्रकार से होता है। देखना, कार्टिलेज हाइलिन होता है, फाइब्रस होता है और कैल्सिफाइड होता है। हाइलिन का मतलब क्या है, जो भ्रूणी कंकाल होता है वो हाइलिन कार्टिलेज से बनता है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नाक का जो अग्रभाग होता है, जो हमारी नाक की टिप वाला पार्ट होता है, वो भी हाइलिन से बनता है, और वो भी क्या है, कार्टिलेज है। नासा जो पट होती है, हमारे जो दोनों नासा छिद्र हैं उनके बीच में एक पट पाया जा रहा है, वो भी पट किससे बन रहा है, हाइलिन से बन रहा है। सी आकार के जो छल्ले पाए जाते हैं, हमारी जो ग्रास नली होती है उसमें सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं, जो कि उसको कैसा शेप बनाए रखते हैं उसका, ठीक है। तो ये भी किसके बने होते हैं, हाइलिन कार्टिलेज के बने होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारी 11वीं और 12वीं रिब्स होती हैं, यानी कि 11वीं और 12वीं नंबर की जो हमारी पसलियाँ होती हैं, वो भी किससे बनी होती हैं, हाइलिन से बनी होती हैं, और वो आपस में जुड़ी हुई नहीं है, आपको पता है, वो फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं। आगे बात करते हैं फाइब्रस की। फाइब्रस क्या होता है, जो हमारा प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है वो भी फाइब्रस जो कार्टिलेज से बना हुआ होता है। बाह्य कर्ण होता है हमारा, जो आउटर ईयर की हम बात करें, इसके बाद जो हमारी कर्ण नलिका होती है वो भी इससे बनती है। कैल्सीफाइड की बात करें तो इनमें क्या पाया जाता है, कैल्शियम का जमा पाया जाता है, जैसे मेंढक हो गए और शार्क हो गए, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया। आगे हम बात करते हैं किसके बारे में, मसल टिश्यू के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। तो मसल टिश्यू जो है वो मीजोरम से निर्मित होता है। याद करेंगे कैसे, एम से मसल, एम से मीजोरम। एक्सेप्शन की बात कर ले हम आपकी, तो हमारी जो स्वेट जो ग्लैंड्स होती हैं, इनकी श्वेत ग्रंथियाँ होती हैं, पसीने वाली ग्रंथियाँ होती हैं। इसके अलावा जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, यानी कि जो स्तन ग्रंथियाँ होती हैं, इनसे संबंधित जितनी पेशी होती हैं उनका निर्माण जो है एक्टोडर्म से होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पेपर के अंदर आ जाए, पिछले पेपर में पूछा गया है। सबसे छोटी मसल कौन सी है, तो स्टेपीडियस जो है वो सबसे छोटी मसल्स होती है। इसके बाद बात करें सबसे लंबी कौन सी है, तो सार्टोरियस जो मसल्स होती है सबसे लंबी है, जो कि कमर से लेकर एड़ी तक फैली हुई है। सबसे मजबूत यदि हम पेशी की बात करें, कौन सी सबसे पेशी है, तो मैसेटर जो पेशी है, जो कहाँ पाई जाती है, जबड़े के अंदर पाई जाती है, सबसे मजबूत पेशी होती है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं सबसे लंबी जो है वो ग्लूटियस मैक्सिमस है, जो कि हमारी जांग में पाई जाती है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं मसल्स के बारे में, तो 3 प्रकार की मसल्स होती हैं। एक हमारी स्केलेटल मसल्स होती हैं, एक कंकाली पेशी होती है, एक विसरल और स्मूथ यानी कि चिकनी पेशियाँ होती हैं, और एक हमारी हृदय पेशियाँ होती हैं, जिन्हें अपन कार्डिक मसल कहते हैं। जो स्केलेटल होती हैं वो स्ट्रेट होती है, यानी कि रेखित पेशियाँ होती हैं। रेखित में क्या होता है, जो गहरा वाला बैंड होता है उसको अपन ए बैंड कहते हैं, और जो हल्की होती है उसको अपन आई बैंड कहते हैं। ये वॉलेंट्री होती है, यानी कि ऐच्छिक होती हैं। बहुकेंद्रीय होती हैं, यानी कि एक से ज़्यादा केंद्र इनके अंदर पाया जाता है। सिंशियम इस अवस्था को कहते हैं। इससे जो होता है वो कायिक तंत्र इससे जुड़ता है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे बात करें यदि हम स्मूथ मसल्स की बात करें, तो ये अरेखित होती हैं, यानी इनके पास बैंड्स नहीं पाए जाते। इनकी शेप की बात करें तो स्पिंडल प्रकार की होती हैं, यानी कि तरकू रूपी होती हैं। ये इनवॉलेंट्री होती है, यानी कि अनैच्छिक होती हैं। इनसे जो है स्वायत्त तंत्र का तंत्र जुड़ता है, यानी कि जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है वो विसरल या फिर स्मूथ मसल से जुड़ता है। आगे हम बात करें कार्डियक, इनके नाम से पता चल रहा है ये किससे जुड़ती हैं, हृदय से जुड़ती हैं, या फिर हृदय में पाई जाती हैं। यदि इनकी संरचना की बात करें तो बिल्कुल रेखित जैसी इनकी संरचना होती है, जैसी रेखित होती है बिल्कुल ऐसी ही कार्डियक मसल्स होती हैं। यदि हम इनके कार्य की बात करें तो ये भी इनवॉलेंट्री होती है, कई बार पेपर के अंदर पूछा गया है। हालांकि सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन पेपर के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरकैलेटेड डिस्क इनके पास पाई जाती है, और अंत बहुकेंद्रक, यानी कि इनके पास बहुकेंद्रक सीएम जो स्टेज होती है वो नहीं पाई जाती। अब आगे हम बात करते हैं किसके बारे में, यदि क्यूबेडियल और कॉल्यूमुलर स्पेशलाइज्ड हैं, वो सिक्रेशन के लिए बन जाएं तो क्या होगा। हमें पता है क्यूबेडियल और कॉल्यूमुलर होती हैं वो किसके लिए होते हैं, सिक्रेशन के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं। हमने यहाँ पे पढ़ा भी था, वापस मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारी ये क्यूबोडियल मसल्स हैं, और ये कॉलुमुलर क्यूबोडियल और कॉलुमुलर सिंपल एपिथेलियम है। ये क्या कर रहे हैं, सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए क्या है, फंक्शन होता है इनका, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, आगे चलिए। तो वो क्या होते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, हम उनको अलग नाम दे दिया हमने, क्या नाम देते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो ये भी 2 प्रकार की होती हैं। यदि इनके पास एक कोशिका है तो यूनिसेलुलर कहलाएंगी, एक से ज़्यादा कोशिका है तो मल्टी सेलुलर कहलाएंगी। आइसोलेटेड सेल्स पाई जाती हैं इनके पास कोशिकाओं का गुच्छा पाया जाता है, क्लस्टर पाया जाता है। जैसे बात करूँ तो गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि जो हमारी आहार नाल है उसमें गॉबलेट कोशिकाएं पाई जाती हैं, वो कैसी हैं, यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम से बनी हुई होती हैं। इसी तरीके से हम यदि क्लस्टर ऑफ सेल यानी मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम की बात करें तो ये हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर पाई जाती हैं। इसके बाद बात करें तो कंपाउंड एपिथेलियम में क्या होता है, तो मल्टी लेयर्ड सेल्स के अंदर पाई जाती हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्ट्रेस, यानी कि जो तनाव होता है मसल्स के अंदर, जो स्ट्रेस आता है उसको प्रोटेक्शन में ये हेल्प करती हैं। बक्कल कैविटी और पलकों के अंदर ये पाई जाती हैं। इसके बाद जो फेरेंस होता है उसके अंदर ये पाई जाती हैं, और ये क्या करती हैं, जो हमारी ग्लैंड की जो डक्ट्स होती हैं उनके अंदर ये क्या रहती हैं, प्रेजेंट रहती हैं। आगे बात करते हैं, देखिए सेल जंक्शन, एक आपको इंपॉर्टेंट फंक्शन मिलेगा ग्रेजुएशन के अंदर, सेल जंक्शन, टाइट सेल जंक्शन होता है, एक गैप जंक्शन होता है, एक एडिहरी होता है। जो टाइट होता है ये क्या करता है, लीकिंग होती है, लीकेज होता है उसको स्टॉप करने का काम करता है। एडियरिंग होता है ये क्या करता है, सीमेंटिंग को परफॉर्म कराने का काम करता है। यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। ये जो मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, एक एक लाइन यहाँ से सीधा क्वेश्चन बनता है।
गैप की बात करें तो ये क्या करता है, ट्रांसफर ऑफ आयन समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल, यानी कि ये आयंस जो होते हैं उनको ट्रांसफर करने का काम करता है। इसका नाम हमें पता चल रहा है गैप। गैप का मतलब क्या है, छोटा सा यदि यहाँ से गैप होगा तो ट्रांसपोर्टेशन आराम से हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ से ही क्या होती है, केमिकल एक्सचेंज भी होते हैं। अब हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू क्या है, तो सर्वाधिक मात्रा में ये पाया जाता है, सबसे फैला हुआ भाग है। इसमें दो चीज़ पाई जाती है, सेल्स पाए जाते हैं और फाइबर्स पाए जाते हैं। सबसे पहले सेल्स की बात करते हैं तो फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि फाइबर बनाने का काम करती हैं, यानी तंतु बनाने का काम करती हैं। एडिपोज टिश्यू पाया जाता है जो कि वसा संग्रहण यानी कि फैट को स्टोर करने का काम करता है। प्लाज्मा जो होती है वो कि एंटीबॉडीज प्रोडक्शन में हेल्प करती है। इसके बाद मास्ट कोशिकाओं की बात करें, मास्ट सेल क्या करती हैं, हिस्टामिन का स्रावण करती हैं। इसके अलावा हेपेरिन और सेरोटोनिन का भी ये श्रावण करती हैं। मैक्रोफेज कोशिकाएं होती हैं जो कि भक्षकाणु के रूप में काम करती हैं, फैगोसाइटोसिस का काम करती हैं। इसके बाद मीजेनकाइमल कोशिकाएं आती हैं जो कि अदर सेल्स बना सकती हैं। इनकी दूसरी कोशिकाओं में ये क्या हो सकती हैं, विभेदित हो सकती हैं, डिफरेंशिएट हो सकती हैं। इसके बाद हम फाइबर्स की बात करते हैं तो फाइबर्स क्या होता है, देखना, कोलेजन फाइबर होता है जो कि व्हाइट कलर का होता है, टेंडन फॉर्मेशन करता है। एलास्टिन फाइबर होता है जो कि येलो रंग का होता है और लिगामेंट फॉर्मेशन हेल्प करता है। इसके अलावा रेटिकुलर फाइबर होता है जो कि लिंक की ग्रंथियों यानी लिंक ग्लैंड्स होती हैं और बोन मैरो में ये उपस्थित होता है। आगे बढ़ते हैं, सार्कोमेर। सार्कोमेर क्या होता है, एक्टिन से बनता है। एक्टिन भी दो प्रकार का, जी एक्टिन और एफ एक्टिन। जी एक्टिन एफ एक्टिन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक्टिन। दो माला बनती है। देखना क्या होता है, जो एक्टिन है वो ग्लोबुलर एक्टिन होता है जो कि मोती बनाते हैं। एफ एक्टिन होता है जो कि फिलामेंटस एक्टिन होता है जो कि मोती प्लस धागा यानी कि माला बन जाती है। ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन दो प्रोटीन पाई जाती है। देखना, अब बात करते हैं, देखिए मायोसिन की। मायोसिन जो होता है वो मीरोमायोसिन से मिलकर बना हुआ होता है। ये मीरोमायोसिन का ये जो है, मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है। इसके दो पार्ट हम देख रहे हैं, एक होती है इसका हेड वाला पोर्शन और दूसरा होता है आर्म, इसी को आर्म कहते हैं। ठीक है, एक होती है इसकी टेल। अब देखना, मीरोमायोसिन जो है दो पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। एक होता है हैवी मीरोमायोसिन HMM, एक होता है लाइट मीरोमायोसिन LMM। जो हैवी मीरोमायोसिन होता है इसमें ग्लोबुलर हेड पाया जाता है और शॉर्ट आर्म होती है। यहाँ पे मैंने देख भी रखा है, ये वाला हेड वाला पोर्शन है, दूसरा आर्म वाला पोर्शन है। जो लाइट मीरोमायोसिन होता है वो टेल के अंदर पाया जाता है। अब जो ग्लोबुलर हेड होता है इसके अंदर दो साइट पाए जाते हैं, एक ATP बाइंडिंग साइट होती है और एक एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है। पतले पेशी तंतु की हम यहाँ पे बात करें तो इनकी मोटाई 70 एंगस्ट्रॉम होती है। ये एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन से मिलकर बने हुए होते हैं, ध्यान रखना। और जो मोटी पेशी तंतु होते हैं उनमें केवल और केवल मायोसिन पाया जाता है जिनकी मोटाई 150 एंगस्ट्रॉम होती है। याद कैसे करोगे, मोटे मायोसिन, मोटे मायोसिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ सीधे फैक्ट हैं जो पाए जाते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड। देखना, आई बैंड के अंदर केवल एक्टिन पाया जाएगा, यानी कि केवल एक्टिन से ही बने होंगे। ए बैंड के अंदर क्या पाया जाएगा, एक्टिन भी पाया जाएगा, मायोसिन भी पाया जाएगा, एम लाइन भी पाया जाएगी और एच जोन भी पाया जाएगा। आगे देखना, मोटे व पतले पेशी तंतु होते हैं उनकी लंबाई हमेशा कैसी रहती है, अपरिवर्तित रहती है। जो आई बैंड होता है, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है तो आई बैंड की लंबाई हमेशा क्या होती है, डिक्रीज होती है। सीधा पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेशीय संकुचन के दौरान आई बैंड की लंबाई घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, या फिर एक अगला ऑप्शन भी आपके सामने आ जाएगा। एच जोन की बात करते हैं तो एच जोन की जो चौड़ाई है या फिर जो उसकी विड्थ होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ए बैंड हमेशा कैसा रहता है, अपरिवर्तित। कैसे याद करोगे, ए बैंड अपरिवर्तित, ए बैंड अपरिवर्तित। ठीक है, मैंने इसी तरीके से याद किया था जो मैं आपको बता रहा हूँ। आगे बात करते हैं, सार्कोमेर क्या होता है, तो दो जेड लाइन के बीच का क्षेत्र की लंबाई। ठीक है, सार्कोमेर क्या होता है, तो दो जेड लाइन के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको अपन सार्कोमेर कह देते हैं और इसकी लंबाई मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या होती है, कम होती है। सीधा पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, PYQs में आप देख सकते हो कि सार्कोमेर किसे कहते हैं। तो दो जेड लाइन के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, सार्कोमेर कहलाता है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि दो जेड लाइन के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, तो सार्कोमेर कहलाता है। प्रीवियस ईयर के अंदर आप देख सकते हो। ठीक है, अब इसको मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कि कमी किस किस के अंदर होगी, तो देखना, एच बैंड के अंदर कमी होगी। ठीक है, एच जोन के अंदर कमी होगी, आई बैंड के अंदर कमी होगी और सार्कोमेर के अंदर कमी होगी। ठीक है, बाकी जो पेशी तंतु और जो मोटे और पतले पेशी तंतु हैं, उनकी लंबाई कैसी रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी और ए बैंड कैसा रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। बाकी कम क्या क्या होगा, तो एच बैंड यानी एच जोन कम होगा, आई बैंड कम होगा और सार्कोमेर की लंबाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन वाला पोर्शन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो। तो अब देखिए ये वीडियो क्या है, थोड़ी लंबी बन गई है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे अपन और इसको यहीं खत्म कर लेते हैं। आगे के जो सिस्टम बचे हैं, ठीक है, उनको अपन दो दो पार्ट्स में कंप्लीट कर लेंगे। जैसे अगले सिस्टम के अंदर यानी अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे किसकी, डाइजेस्टिव सिस्टम की। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगले वीडियो में हम बात करेंगे किसकी, डाइजेस्टिव सिस्टम की और एक्सक्रीशन सिस्टम की। इसके बाद जो अगला वीडियो बनेगा उसमें अपन सर्कुलेशन की बात कर लेंगे और रेस्पिरेशन की बात कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे 6 सिस्टम कंप्लीट हो जाएंगे और हमारा जो ह्यूमन फिजियोलॉजी वो भी यूनिट क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसके अलावा देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।